वेलकम टू द पाठशाला। हमने जो है लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया था कि 30+ मार्क्स निकालने के लिए 10 दिन में आप रिवीजन कैसे करो। 2.5 घंटे का रिवीजन शेड्यूल दिया था। उसी वीडियो लेक्चर में मैंने ये बताया था जो मिसलेनियस वाला पार्ट है वो मैं डील करूंगा। मिसलेनियस से तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इट मीन्स 4 से लेकर 6 नंबर तक आता है। और स्टूडेंट पता है बहुत सारा कुछ उल्टा सीधा पढ़ते रहते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद पता चले कि इस मिसलेनियस वाले पार्ट में वो स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा वो चीज़ देखना है कि एसएससी क्या पूछती है। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम देते हैं तो रेलवे के लिए पढ़ते हैं, पीसीएस आईएएस का भी एग्ज़ाम आप फॉर्म भर के देते हैं तो आप उसके लिए भी पढ़ लेते हैं। लेकिन समझिए कि एसएससी का एक फेवरेट टॉपिक होता है कि उनको इसी वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछने रहते हैं। तो एसएससी के नज़रिए से आपको मिसलेनियस वाला पार्ट डिस्कस करना होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें आपने पढ़ रखी आपको आता हो और कुछ चीज़ें ऐसी मिलेगी जो आपको नहीं आता हो। और इन वीडियो लेक्चर के साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और एक बार आपने ये काम किया तो आप आसानी से मिसलेनियस वाला पार्ट आप निकाल लोगे। तो मेरी जो वीडियो लेक्चर होंगे लंबे नहीं होंगे, 10 से लेकर 15 मिनट तक के होंगे। 5-6 वीडियो लेक्चर होंगे जिसमें मैं मिसलेनियस कवर करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ये 4 से लेकर जो 6 नंबर तक आता है ये आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इन इंडियन फीमेल। आपने लूसेंट की बुक में देखा होगा कि आपको लास्ट में दिया रहता है, पहले मेल दिया रहता है, फिर वर्ड में फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है। तो उसमें से जो फीमेल है ये एसएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। इसमें बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। अब बात करें सबसे पहले इंडियन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, भारत की जो है पहली राष्ट्रपति महिला में कौन थी, वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। ये आप में से सभी लोगों को पता होगा और इसे ज़्यादा रिटेन करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़िए बस याद रह जाएगा। इंडियन फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, पहली प्रधानमंत्री महिला में कौन थी, ये थी इंदिरा गांधी जी। ये भी आपको याद रह जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है कि पहली गवर्नर कौन थी, पहली गवर्नर हमारी सरोजनी नायडू जी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फिर से रिपीट कर सकता है। यहाँ पे बात करें कि रूलर, अगर रूलर कौन शासक थी, कौन शासक थी, पहली महिला शासक कौन थी, वो थी रजिया सुल्तान। जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको रजिया सुल्तान का नाम मिलेगा। तो ये पहली जो है महिला शासक थी। इंडियन फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर कौन थी सबसे पहले जो बनी थी, ये नाम बहुत फेमस है किरण बेदी जी का, बहुत पॉपुलर फेस है तो आप सब लोग इसको जानते होंगे। तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने ऑटोमेटिकली जो है प्रतिभा पाटिल जी का नाम जुबान पे है, इंदिरा गांधी जी का नाम जुबान पे, किरण बेदी जी का नाम जुबान पे, तो इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो शासक है रजिया सुल्तान, इनको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। सरोजनी नायडू जी को फोकस करने की जरूरत है। अगर बात करें कि चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट की पहली कौन सी महिला बनी थी, वो थी सुचेता कृपलानी। ये भी 2-3 बार पूछा जा चुका है तो हो सकता है दोबारा रिपीट किया जाए। यूनियन मिनिस्टर पहली महिला में कौन थी, यूनियन मिनिस्टर बोले तो कि हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय मंत्री। तो पहली केंद्रीय मंत्री महिला में कौन बनी थी, वो थी राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट कौन थी। ये सबसे ज़्यादा टाइम्स जो है क्वेश्चन पूछा गया है। एनी बेसेंट थी पहली जो है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, तकरीबन 60-70 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, सबसे पावरफुल होता है, सबसे बड़ा होता है। तो जो थी, जो महिला बनी थी सबसे पहले जो जज, उनका नाम भी बहुत बड़ा था, मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो कि मीरा साहिब फातिमा बीबी ये जो है फर्स्ट जो है जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट की। फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र, अशोक चक्र किसको सबसे पहले मिला था, वो नीरजा बैनोत को मिला था। तो ये भी कई बार पूछा गया है, अगर नहीं पूछा गया है तो ये पूछा जा सकता है, नीरजा बैनोत। अब समझिए जैसे कि आपको इतने सारे 40-45 सेट बनाने हैं उनको, तो उसमें क्या होगा कि एक क्वेश्चन किसी में आपको सरोजनी नायडू जी को पूछ देगा, किसी में मीरा साहिब फातिमा बीबी जी को पूछ देगा, किसी में नीरजा बैनोत को पूछ देगा। तो इस तरीके से सेट में बनाएगा और किसी एक आध सेट में हो सकता है कि ना भी पूछे, लेकिन इतना सारा सेट बनाना है तो जो मिसलेनियस का पार्ट उठता है वो इन्हीं पार्ट से उठता है। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन अम्बेसडर एट यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में पहली अम्बेसडर कौन थी, पहली महिला अम्बेसडर कौन थी। तो पहली महिला अम्बेसडर जो थी वो थी विजया लक्ष्मी पंडित। तो ध्यान रखिएगा विजया लक्ष्मी पंडित जो है पहली यूनाइटेड नेशंस में अम्बेसडर थी। फर्स्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला थी आरती साहा गुप्ता, आरती साहा गुप्ता। नेक्स्ट है कि जो है नोबेल प्राइज सबसे पहले किस महिला को मिला था, मदर टेरेसा। 1979 में इनको मिला था। तो ध्यान रखिएगा ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे पहली महिला कौन थी, पहली इंडियन महिला कौन थी। ये सब
जो है इंडिया के रेस्पेक्ट में एक तरीके से चल रहा है, बछेंद्री पाल, इनका नाम आप सभी को पता होगा क्योंकि हम थोड़ा पढ़ रहे होते तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं कि बछेंद्री पाल जो थी वो पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। नेक्स्ट है कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, सबसे पहली जो महिला, मतलब महिला मिस वर्ल्ड है तो महिला ही होंगी, तो मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स, तो ध्यान रखिएगा मिस वर्ल्ड जो थी वो रीता फारिया थी और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी। ये पहले की बात हो रही है कि मिस वर्ल्ड पहली रीता फारिया एंड पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन जी थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम टू माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, अब कौन सी ऐसी महिला है जो 2 बार चढ़ गई माउंट एवरेस्ट, वो थी संतोष यादव। वैसे संतोष लड़कों का नाम होता है, लेकिन आप इसको ऐसे कोरिलेट करके रख सकते हो कि भाई संतोष यादव जी जिनका नाम लड़कों की तरह था, उनके अंदर बस वैसे ही इतना दम था कि वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन टू गेट भारत रत्न, भारत रत्न पहले किस महिला को मिला था, वो थी इंदिरा गांधी जी। तो ये पहली हमारी जो है वो प्रधानमंत्री भी रही हैं और जो है भारत रत्न पहली जो मिला है, जो पहला भारत रत्न मिला है वो इंदिरा गांधी जी को ही मिला है। फर्स्ट वुमेन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड, इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट की जाता है, वैसे तो इंडिया में ये ज्ञानपीठ नाम से ही जाना जाता है। फर्स्ट वुमेन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड ये था अन्नपूर्णा देवी। इनका नाम थोड़ा सा याद करने में अटपटा सा लगता है, अन्नपूर्णा देवी, क्योंकि ये साउथ इंडियन थी, देन नाम भी इनका उसी तरह है, अन्नपूर्णा देवी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन WTA टाइटल, WTA टाइटल किसने जीता था, ये सानिया मिर्जा ने, बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। फर्स्ट इंडियन वुमेन एयरप्लेन पायलट, पहली वो महिला कौन थी जो पहली पायलट बनी थी किसी एयरप्लेन की, वो थी दुर्गा बनर्जी। क्या नाम था उनका, दुर्गा बनर्जी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए गोल्ड इन एशियन गेम, एशियन गेम में सबसे पहले गोल्ड किसको मिला था, कमलजीत सिंधु जी को मिला था। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, एक जो एनी बेसेंट थी वो इंडियन प्रेसिडेंट नहीं थी, लेकिन पहली इंडियन प्रेसिडेंट की बात करें तो वो सरोजनी नायडू थी। तो गवर्नर भी पहली सरोजनी नायडू थी, और क्या है इंडियन प्रेसिडेंट जो है जो कांग्रेस की थी जो पहला, वो भी सरोजनी नायडू जी थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द बुकर प्राइज, बुकर प्राइज सबसे पहले किसने जीता था, ये अरुंधति रॉय जी ने जीता था सबसे पहली महिला जो थी जिन्होंने बुकर प्राइज जीता था वो थी अरुंधति रॉय। फर्स्ट वुमेन म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न, पहली महिला जिन्होंने एज ए म्यूजिशियन भारत रत्न जीता था वो थी MS सुब्बालक्ष्मी, नाम था इनका MS सुब्बालक्ष्मी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट इनटू स्पेस, ये थी कल्पना चावला। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फर्स्ट फीमेल में आती है, तो ये चीज़ आपको पढ़ना है, इसको रिटेन करना है। इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके सेट में आ सकता है, हो सकता ना भी है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट है ये बाउंड्रीज बहुत पूछी जाती है अक्सर करके, ये 3 अक्सर करके पूछी जाती है, बाकी भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ताकि आप याद कर लो कि हो सकता है कि ये चीज़ आप में पूछी जा। अब बात करें कि हम इसको याद कैसे करेंगे, इसकी थोड़ी सी अच्छे से मिमोनिक बना सकते हैं हम। ये जैसे मैग्नेट लाइन है, अब मैग्नेट लाइन को हम कैसे याद करेंगे, जैसे जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये मैग्नेट लाइन है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में अगर मैग्नेट लाइन है तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, आप इसको ऐसे याद रखोगे कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक चुंबक है। क्या है, एक चुंबक है, तो मतलब मैग्नेट लाइन है जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। वैसे तो आप जानते हैं कि जो लाइन खींची जाती है वो कंट्रीज पे एक बाउंड्री बनाई जाती है, दोनों को अलग की जाती है, लेकिन यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक चुंबक लगा के उन्हें चिपकाया गया है, तो मैग्नेट लाइन उनके बीच में एक चुंबक की तरह काम कर रही है, एक वॉल की तरह काम कर रही है। ऐसे इधर जर्मनी, इधर फ्रांस, इधर ही आपका चुंबक लगा हुआ है। अब यहाँ पे याद कर सकते हो कि इंडिया एंड चाइना, अब मैकमोहन लाइन बोलते हैं, तो मैकमोहन का आप थोड़ा सा इसको अगर डिफॉर्म करो तो मनमोहन पढ़ सकते हो। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन जिन्होंने अच्छा किया था वो मनमोहन जी थे, तो इससे आपको याद रख जाएगा कि इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन थी। अब बात करें इंडिया एंड पाकिस्तान, आपको पता है कि अंग्रेज भारत आए थे और इंडिया और पाकिस्तान को अलग करके गए, तो अब रेड क्लिफ आपको एक ऐसा नाम लग रहा है जैसे लग रहा है कि हाँ कोई अंग्रेज होगा, तो ध्यान रखिए कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने वाला कौन था, अंग्रेज थे। तो एक ऐसा अंग्रेज जिसका नाम था रेड क्लिफ, इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दीवार खींच दी, तो ध्यान रखिएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब मैकमोहन लाइन और रेड क्लिफ लाइन याद करोगे वहाँ कन्फ्यूज हो गए, और अगर ऐसे याद करोगे कि इंडिया और चाइना के बीच में मनमोहन जी ने जो रिलेशन अच्छा बनाया, तो मनमोहन के नाम से मैकमोहन को रिलेट करके याद कर सकते हो। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अंग्रेज आए थे, रेड क्लिफ जी जो आए थे उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी, रेड क्लिफ लाइन बना दी थी। अब यहाँ पे जो है डूरेंट लाइन की अगर बात कर ले
तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दूर बनाता है डूरंड लाइन, पाकिस्तान अफगानिस्तान दूर बनाता है डूरंड लाइन। तो कोरिलेट आप थोड़ा सा करना पड़ेगा, निमोनिक्स बनाना पड़ता है आपको याद करने के लिए, ये बहुत पूछा जाता है। अब यहाँ पे जैसे याद कर सकते हो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इनके बीच में बनती नहीं है, पटती नहीं है, हमेशा झगड़े होते रहते हैं। तो इनके बीच आप ऐसे याद कर सकते हो कि 38 पैरेलल लोगों को खड़ा करके उनके बीच में समझौता किया जा रहा है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, फिर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में 38 पैरेलल लाइन्स है। क्या है? 38 पैरेलल लाइन्स है, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो 38th पैरेलल जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। यूएसए और कनाडा के बीच में क्या है? यूएसए और कनाडा के बीच में 49 लोग रह के उसको पैरेलल बनाए हुए हैं, उनके बीच में सामंजस्य बनाए हुए हैं। तो 49 यूएसए, 49 कनाडा, नॉर्थ 38 कोरिया, इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब बात करें जो है मैनहर्म लाइन, यह है रसिया और फिनलैंड के बीच में। तो इन दो को अलग से आप ऐसे रट्टा मार सकते हो कि चलो ठीक है, रसिया और फिनलैंड के बीच में मैनहर्म लाइन है। और हिंडबर्ग लाइन जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो GHP ऐसे याद कर सकते हो, GHP। तो यहाँ से आपको याद रह जाएगा कि H से हिंडबर्ग बनता है, तो GHP ऐसे करके याद रख सकते हो। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज पूछती है। अब इसके अलावा पता है क्या पूछा जाता है? इसके अलावा एक और चीज़ पूछी जाती है जिसको हम बोलते हैं मैप लाइंस। मैप लाइंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, अक्सर करके आप सेट्स में देखेंगे तो पूछा जाता है कि आइसोहेलाइन क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोबाथ्स क्या है, आइसो क्या आता है, आइसोहाइट्स, आइसोप्लेथ क्या होता है। इसमें सारे तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हो सकता है इस बार पूछे जाएं। तो आपको क्या करना है? सारे के सारे आपको याद करना है। आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन क्या होता है? आइसोहेलाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक काल्पनिक लाइन होती है जो किसी मैप पे ड्रॉ की जाती है। अब समझिए कि वो कैसी लाइन होती है जो मैप पे ड्रॉ की जाती है। सपोज कीजिए कि अगर हम मैप पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि समुद्र में, जैसे ओशियन में ये 2 पॉइंट है, अगर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पे जो खारापन है और यहाँ पे जो खारापन है, जो सैलिनिटी है, वो सेम है, तो यहाँ पे जितना खारा पानी है इतना खारा पानी यहाँ पे है, तो हम वो आइसोहेलाइन इस इमेजिनरी लाइन के थ्रू बनाते हैं। एक लाइन खींचते हैं मैप पे और इसको नाम देते हैं आइसोहेलाइन। तो जब ये लाइन हम खींच रहे होंगे तो हम ये बता रहे होंगे कि इस लाइन पे आने वाले वो सारे पॉइंट्स पे ओशियन में खारापन एक समान होगा। तो ये होते हैं आइसोहेलाइन। आइसोबार, बात करें आइसोबार की, आइसोबार वो होते हैं जो इमेजिनरी लाइन ये भी होते हैं। अब मैप पे अगर हमें ये बताना हो कि 2 पॉइंट पे अगर दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब अगर समान हो तो हम उसको बोलते हैं आइसोबार। तो ये इमेजिनरी लाइन सपोज कीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक की खींच ली और ये मैंने बताया, तो इस पर्टिकुलर लाइन पे जो कोई पॉइंट आएगा यहाँ, इन सब पे दाब क्या होगा? बराबर होगा। तो आइसोबार बोलते हैं उनको अगर 2 पॉइंट या उस पर्टिकुलर लाइन पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब अगर बराबर हो तो हम आइसोबार बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो लाइंस है वो इसी तरीके की कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके समानता बता रही है। अब बात करें कि आइसोबाथ से क्या होते हैं। आइसोबाथ जो होते हैं, अगर हमें डेप्थ दिखाना हो, अगर हमें ओशियन के नीचे ये दिखाना हो कि डेप्थ सिमिलर है, गहराई समान है, एक समान है, तो हम एक लाइन खींचते हैं मैप पे। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं उन सब की गहराई, समुद्र के इस पॉइंट पे टॉप लेवल से इसकी गहराई सबकी समान होती है। तो आइसोबाथ्स उनको बोलते हैं जिनकी गहराई। अब इसमें क्या होता है, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कहाँ पे हम आइसोबार, आइसोहेलाइन और आइसोबाथ्स लगाए। तो आपको याद रखना पड़ेगा इन चीज़ों को कि आइसोहेलाइन की बात कर रहे हैं तो इसका एक कीवर्ड है। तो आइसोहेलाइन किसके लिए होता है? सैलिनिटी के लिए होता है। आइसोबार किसके लिए होता है? प्रेशर के लिए होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है। आइसोबाथ्स किसके लिए होता है? डेप्थ के लिए होता है। तो ये चीज़ आपको इसका कीवर्ड याद रखना होगा। और इन लाइंस पे क्या होता है कि जो कुछ भी चीज़ें आती हैं वो सब एक समान होती हैं। अब बात करें आइसोहाइपर्स और फिर कंटूर लाइंस, अक्सर करके आप एग्जाम में देखोगे तो कंटूर लाइंस आपको मिलेगी, तो इसके दोनों नाम याद रखिएगा, आइसोहाइपर या कंटूर लाइंस। और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो इसको इंग्लिश में ही याद कर ले, क्योंकि आप जब क्वेश्चन होता है ना तो उसमें क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों दिया रहता है, तो कुछ चीज़ों को आप इंग्लिश में भी रिटेन कर सकते हो। तो अगर आप इसको इंग्लिश में रिटेन करो तो और बेहतर है। मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आइसोफर्स या कंटूर लाइंस क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? हाइट्स बता रहे होते हैं। अगर हमें ये बताना हो कि कोई चीज़ यहाँ पे सेम हाइट पे है, सेम हाइट पे चीज़ें हैं, सेम हाइट पे प्लेसेस हैं, तो उनको हम आइसोफर या फिर कंटूर लाइन से बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आइसोफर या कंटूर लाइन के लिए जो कीवर्ड है वो है हाइट।
अब यहाँ पे आइसोहाइड्स स्पेलिंग ही आ गई इस तरीके से कि आप इसको प्रोनाउंसिएशन में ले आएंगे तो आपको आइसोहाइड्स लगेगा कि अच्छा ये हाइट के लिए होगा। ये हाइट के लिए नहीं होता है। अगर हमें ये दिखाना हो मैप में कि दो जगहों पे रेनफॉल सेम हो रहा है या दो से ज़्यादा जगहों पे रेनफॉल सेम हो रहा है, तो एक हम लाइन के थ्रू दिखाते हैं। इस लाइन पे आने वाले सभी पॉइंट्स पे रेनफॉल वर्षा समान होती है। मतलब अगर जिन जगहों पे वर्षा समान होती है उनको हम आइसोहाइट से डिनोट करते हैं। तो रेनफॉल इसका कीवर्ड है। अब बात करेंगे आइसोप्लेथ। आइसोप्लेथ जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये किसी भी दो प्रॉपर्टी को दिखा रहे होते हैं। अगर हम बोलें कि एक लाइन हमने इमेजिनरी खींच ली और हमको या तो हाइट बतानी हो या टेम्परेचर बनाना हो या फिर कुछ भी बताना हो कि इन पॉइंट्स पे आने वाली सब कुछ सेम है, तो हम इसको बोलते हैं आइसोप्लेथ। आइसोप्लेथ का मतलब ये होता है कि कोई भी क्वांटिटी ऐसी होगी, कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो सिमिलर उसमें पाई जाएगी, सिमिलरिटी पाई जाएगी। फिर एक आता है आपका आइसोहेल। अब एक ऐसा इमेजिनरी लाइन होते हैं, सारे के सारे ये इमेजिनरी लाइन है। आइसोहेल किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सनलाइट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितने भी प्लेसेस आएंगे, उन सब पे जो सनलाइट वो रिसीव कर रहे होंगे, जो सूरज की रोशनी रिसीव कर रहे होंगे, वो सेम होंगे। इसी तरह आइसोथर्म है। आइसोथर्म क्या होता है कि अगर टेम्परेचर एक लाइन खींची गई और इस पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं या जितने भी जगह आते हैं, जितने भी प्लेसेस आते हैं, उन सब पे टेम्परेचर समान रहता है। तो ये जो अलग अलग लाइंस होती हैं इनके लिए आपको कीवर्ड याद रखना पड़ेगा कि आइसोथर्म, टेम्परेचर। यहाँ पे समझिए कि कुछ चीज़ों को तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे थर्म जो होता है वो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे आइसोथर्म आपको याद हो जाएगा आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करें आइसोहेल, तो अब इसको याद कीजिएगा कि किसी भी तरीके से कि हेल जो है सन से रिलेट कीजिएगा कि हेल आया बोले तो सनलाइट की बात करेंगे हम यहाँ। आइसोप्लेथ, आइसोप्लेथ मतलब कहना कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी क्वांटिटी हो तो मतलब दो कोई क्वांटिटी समान होना चाहिए। और इसमें याद रखिएगा कि आइसो हाइट्स हमें प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, इसमें मतलब हाइट नहीं आएगा, इसमें हाइट नहीं आएगा, इसमें रेनफॉल आएगा। कंटूर लाइन का याद रखिएगा कि हाइट पे कंटूर होता है या आइसोफर होते हैं, तो हाइट के लिए कंटूर या आइसोफर से इस्तेमाल करते हैं। आइसो बात, यहाँ पे बात का कोई नहाने से कोई लेना देना नहीं है, ये ओशियन के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन बात करें या तो इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हो कि हम गहराई में जाके नहाते हैं, तो आइसो बात मतलब जब हम गहराई नाप रहे होंगे, जो है स्नान कर रहे होंगे नहा के, तो वहाँ पे हम आइसो बात की बात करेंगे कि वो इमेजिनरी लाइन होती है जो डेप्थ को नापती है। आइसो बार याद रहता है क्योंकि ये अक्सर करके यूज में आता रहता है, तो ये प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है बार, तो आइसो बार, क्योंकि बार यूनिट होती है प्रेशर की। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रेशर अगर सिमिलर है कहीं पे तो आइसो बार से हम डिनोट करेंगे, उस लाइन से करेंगे। आइसो हेलाइन, हेलाइन में लाइन वर्ड, एलाइन वर्ड याद रखिए कि एल्कलाइन, जो हम खारापन है उसको सैलिनिटी है, और काली से इसको किसी तरीके से केमिस्ट्री में रिलेट कीजिएगा कि सैलिनिटी देन आइसो हेलाइंस। तो इस तरीके से जो मैप लाइंस है वो आप याद रख सकते हो। इसमें से क्वेश्चंस कई सारे सेट में बनेंगे, ये पक्का ही है। अब आपके सेट में बनता है ये नहीं बनता है, ये आपके लक पे डिपेंड करता है, तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत है। तो अभी मैं ये वीडियो लेक्चर छोटा ही रख रहा हूँ, और मैं अभी स्टैटिक जो ये जीके जो मिसलेनियस है इसका मैं 6-7 पार्ट बनाऊंगा छोटे छोटे करके, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। और इसके साथ आप क्या कीजिएगा कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, आप सिर्फ इन पे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो फिर इन पे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर ले जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।